हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने द सेल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरे को वो क्लास बीच में ही ऑफ करना पड़ा था। तो आगे हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म बिकॉज अ वन सेल itself कैपेबल टू गिविंग अ लाइफ। ओके, एक सेल कैपेबल है पूरे एक लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने बैक्टीरिया के एग्जांपल से समझा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, विद इन वन सेल बैक्टीरिया अपने सारे फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सारे प्रोसेस को कैरी आउट करता है। ठीक है, वही अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, वहां पर सारे फंक्शंस जो होते हैं वो विद इन वन सेल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसीलिए बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज वहां पर होते हैं जो कि सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा था सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, डेट इज नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में अदर अदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो भी विदाउट सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, ठीक है, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। राइबोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट किए थे। सेल ऑर्गेनेल में हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल वॉल देखा था जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ओनली प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट सेल्स में। जो सेल वॉल होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, शेप प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होता है। सेल वॉल प्लांट्स में भी होता है जो कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन्स का बना होता है। सेल वॉल जो होते हैं वो एल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज, मैनन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू कर रहे थे वो था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि पूरा एक सिस्टम है जिसमें न्यूक्लियस से निकला हुआ होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वहां से अटैच होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। ओके, तो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलिज इन अ यूकैरियोटिक सेल दैट वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज और सेल स्ट्रक्चर्स आते हैं? तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड द वेसिकल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर के ही एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट वे में परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये सभी पार्ट है किसके? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। ओके,
तो न्यूक्लियर एनवेलप से ही अटैच्ड होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी अल्टीमेटली वेसिकल्स के फॉर्म में सिक्रेट करता है अपने सारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को पैकेज करके, उनका वो सिक्रीशन करने का काम करता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप्स का होता है। ओके, मैं इसके डायग्राम्स आपको बता देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये डायग्राम देखिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये जो वाला जो पोर्शन, जो स्टेक्स दिख रहे हैं आपको, फ्रेट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही छोटे छोटे आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे होंगे, ग्रेन्युलर्स दिख रहे हैं, दैट इज राइबोसोम्स। यही जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं दैट इज राइबोसोम। ओके, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूलर पोर्शन है, दैट इज ट्यूब्यूल, एंड दीस आर द वेसिकल्स। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको तीनों स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चंस बनते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से पार्ट इसमें से हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये जो पोर्शन दिख रहा है सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं जहां पर राइबोसोम्स, इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं जहां पर राइबोसोम्स आकर के अटैच हुए हैं। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पोर्शन जो है वो रफ हो जाता है। तो फिर ये पोर्शन क्या है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको राइबोसोम्स अटैच नहीं मिलेंगे क्योंकि ट्यूब्यूलर पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंड द ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सिस्टर्नी जो है, ठीक है, द सिस्टर्नी मेक द रफ पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, वेयर द राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, ओके, whereas the tubular part of the endoplasmic reticulum not have ribosomes on their surface, and that's why this phase is smooth, and that's why it is called smooth endoplasmic reticulum. So what is the function of both the rough and the smooth endoplasmic reticulum? The rough endoplasmic reticulum, because the ribosome is a protein factory, ठीक है, राइबोसोम में क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि राइबोसोम्स अटैच है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पर किसकी सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्यूबुलर पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यहाँ पर हम देखते हैं कि लिपिड्स, ओके, लिपिड्स, कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स, लिपिड्स एंड सम स्टेरॉइडल हार्मोन्स सीक्रेट करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, रफ एंड द स्मूथ। जो रफ पोर्शन है वो अटैच्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि स्मूथ वाला जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो बिहाइंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि टुवर्ड्स गोल्गी बॉडी, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी जो भी सिक्रेशंस है यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है प्रोटीन या लिपिड्स, अब जो भी सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स या लिपिड्स होंगे, ठीक है, ये जाएंगे कहाँ पर, ये दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, ये है गोल्गी बॉडी का पोर्शन। ठीक है, यहाँ से जो भी सिक्रेशंस होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो भी यहाँ से सिक्रेशंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, गोल्गी बॉडी के पास जाएंगे। ठीक है, किसके थ्रू चले जाएंगे, तो वेसिकल्स के फॉर्म में ही जाएंगे। जो भी सिंथेसाइज होगा यहाँ पर, प्रोटीन हो चाहे लिपिड्स हो चाहे एंजाइम्स हो, ये सभी किस फॉर्म में जाएंगे, ध्यान रखिए, वेसिकल्स के फॉर्म में जाएंगे। ये वेसिकल्स भी 2 टाइप के होते हैं, ऐसे वेसिकल्स जो कि प्रोटीन या एंजाइम्स या लिपिड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी तक लेकर के आ रहे हैं, ऐसे वेसिकल्स को हम बोलते हैं ट्रांसफर वेसिकल्स।
ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल्स, ठीक है, क्योंकि ये लेकर के आ रहे हैं। बट गोल्गी बॉडी क्या करेगा, अब इन एंजाइम्स की, इन लिपिड्स की मॉडिफिकेशन करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि वो फर्दर जब उनका ट्रांसपोर्टेशन की जाए तो वो कहीं से भी डैमेज ना हो। इसलिए आफ्टर पैकेजिंग जब गोल्गी बॉडी इनको रिलीज करेगा, तब वो वेसिकल्स के फॉर्म में ही रिलीज करता है, लेकिन तब उन वेसिकल्स को हम ट्रांजिशन या ट्रांसफर वेसिकल्स ना बोल करके सिक्रीशन या मैच्योर वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और छोटा सा चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका एक मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब नेचर ने बहुत सारी चीज अलग बनाई है, ठीक है, कहीं कहीं पर जरूरत के हिसाब से चीजें अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। सेम वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस आर, ठीक है, एस, okay, SR. What is the full form of SR? Sarcoplasmic रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ अलग है, कुछ मॉडिफाई है। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मोस्टली पाया जाता है स्केलेटल या फिर मस्कुलर मसल्स में, मसल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनको मूवमेंट करनी होती है। जो मस्कुलर सेल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, इनको मूवमेंट करना पड़ता है, और फॉर द मूवमेंट कॉन्ट्रेक्शन इज नेसेसरी, एंड विच पॉसिबल कौन बनाता है मूवमेंट को, ठीक है, तो इसके लिए कैल्शियम आयंस, ठीक है, की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी यहाँ पर प्रोटीन्स और कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, स्केलेटल एंड द मसल सेल्स। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है, माइक्रोजोम्स। माइक्रोजोम्स कुछ नहीं है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ओके, छोटे छोटे पीसेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर यूज्ड फॉर इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स। इन विट्रो यानी कि लैब में, ठीक है, नेचुरल तरीके से नहीं। जब लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं तो छोटे छोटे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेस को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शन है, क्या सिंथेसाइज होता है। फंक्शन देखिए, एक बहुत बड़ा फंक्शन तो मैंने यहीं पर आपको बताया, ठीक है, जस्ट की सिंथेसाइज, इंट्रासेलुलर, ठीक है, जहां पर भी इंट्रा वर्ड आया, इंट्रा मीन सेल के अंदर, और इंटर का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में, ओके। इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ही सिंथेसिस की का काम करता है, प्रोटीन लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ओके। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स में भी आप उनका रोल देखते हैं। ओके, तो यही चीज मैंने आपको पूरा बता दिया है, जस्ट रफली एक बार रीड कर लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मैंने बताया आपको, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ओके, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन क्रिस्टी मैंने बताया आपको, ठीक है। बाउंड टिब्यूल्स पाए जाते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर सिंथेसिस होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए इसको गोल्गी बॉडी को किसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की होती है, ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में आर बोल दिया जाता है, जो कि सिस्टर्नी का बना हुआ होता है, बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस में, ये भी मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। और मेन फंक्शन है इनका प्रोटीन की सिंथेसिस करना और ट्रांसपोर्टेशन। Now, smooth endoplasmic reticulum, ठीक है, what is the function of smooth endoplasmic reticulum? It consists mainly of tubules and vesicles, बता चुकी हूँ आपको। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि which part of endoplasmic reticulum
इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन में आपको दे देगा टिब्यूल्स, वेसिकल्स, है ना, और सिस्टर्नी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिब्यूल्स और वेसिकल्स कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, वेसिकल्स एंड द वैक्यूल्स, सॉरी टिब्यूल्स एंड द वेसिकल्स, ठीक है। जबकि क्रिस्टर्नी वाला, सॉरी सिस्टर्नी वाला जो पोर्शन है वही प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा के आ सकता है, आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, नो राइबोसोम्स, इसीलिए ये स्मूथ होते हैं, इसलिए इसका नाम भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि मेनली यहाँ पर लिपिड्स और स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है, ड्रग्स के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, और फिर इनको मूव किया जाता है टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कनेक्टेड होता है आगे चल के गोल्गी बॉडी से फॉर द प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड द पैकेजिंग, क्योंकि जो भी ये चीज अभी हम एंडोमेम्ब्रेन में सिस्टम में भी पढ़ेंगे ही, और कि क्या जरूरत है इन सिक्रेशंस को गोल्गी बॉडी में भेजने की। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, इन सारे सब्सटेंस की, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, इनकी पैकेजिंग करता है। कोई भी चीज अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसको ऐसे ही विदाउट कवर नहीं कर सकते, है ना। अगर हम उसको विदाउट कवर किए, विदाउट पैक किए अगर हम किसी भी सामान को भेजे तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जो भी प्रोटीन्स है, लिपिड्स सिंथेसाइज होते हैं इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, उनमें कुछ ऐसे सिग्नल्स लगाए जाते हैं बाय द गोल्गी बॉडी, ताकि वो अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ओके। जैसे कि एक पोस्टमैन होता है, वो जब भी कोई पोस्ट को डिलीवर करता है तो उसमें कोई ना कोई टिकट वगैरह हम लगाते हैं, एड्रेस लिखते हैं, ताकि वो प्रॉपर जगह पर पहुंच सके। सेम यही काम गोल्गी बॉडी जो है वो करता है, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखना है, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स, तीनों पोर्शन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये डायग्राम में अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनली इज गोल्गी बॉडी, ओके। गोल्गी बॉडी के बारे में भी बहुत कुछ आपको मैंने बता दिया है। तो गोल्गी बॉडी इज अ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स लाइक कॉल्ड सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जो है वो गोल्गी बॉडी का भी पार्ट है, गोल्गी बॉडी में भी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से देखेंगे आप गोल्गी बॉडी को हमेशा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है एक तरीके से एक तरफ से ये ऐसे स्मॉल होते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है डेट इज सिस्टर्नी, ठीक है। इसके अलावा इसके चारों तरफ ऐसे वेसिकल्स भी होते हैं, ठीक है, और टिब्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से टिब्यूल्स भी होते हैं, ओके। तो गोल्गी बॉडी में भी आप देखेंगे सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये पैकेजिंग सेंटर होता है सेल का, क्योंकि यहाँ पर पैकेजिंग होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है। पैकेजिंग के अलावा यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया जाता है प्रोटीन्स का, ठीक है। मैंने बताया कोई भी प्रोटीन्स है उनमें टैग लगाया जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन, इस तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके थ्रू उसको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसको सिक्रीशन किया जाता है। सिक्रीशन का मतलब यहाँ पर क्या है, हेल्प्स इन रिलीजिंग द सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स एंड द हार्मोन्स, ओके। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स को रिलीज करने में भी गोल्गी बॉडी जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। देखिए जो सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो हेमीसेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। और पैक्टिन का भी बना हुआ होता है। तो ये कौन सिंथेसाइज करता है, ये सिंथेसाइज करता है गोल्गी बॉडी। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो सेल वॉल का जो हेमीसेलुलोज और पैक्टिन कंपोनेंट है, ये कौन सिंथेसाइज करता है, ये सिंथेसाइज होती है थ्रू गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। जबकि सेलुलोज कौन सिंथेसाइज कर रहा है, सेलुलोज बनाती है सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो गोल्गी बॉडी इसका एक सिक्रीशन है क्या, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म का जो अपर वाला पार्ट होता है, एक्रोसोमल पार्ट होता है, वो भी गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है। इसके अलावा सेल डिवीजन जब हम पढ़ते हैं, जिसका लास्ट प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर सेल को डिवाइड होना होता है, तो वहां पर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है,
इस तरीके से सेल के बीच में एक प्लेट बनती है। तो इस सेल प्लेट के फॉर्मेशन में ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, इस सेल प्लेट के फॉर्मेशन में, इस सेल प्लेट के फॉर्मेशन में, ठीक है, बीच से एक प्लेट बनती है और ये सेल जो है वो आगे चल करके दो भाग में बट जाता है। तो सेल प्लेट जो फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ये सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं गोल्गी बॉडी के। तो गोल्गी बॉडी सबसे पहले तो पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशंस करता है प्रोटीन्स की, सिक्रेशन करता है बहुत सारी चीजों की, ठीक है, और वेसिकल्स के फॉर्म में ये इन सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स को सिक्रेट कर रहा है, और इन वेसिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। ओके, और ये सारे मटेरियल्स को कहाँ से रिसीव करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है। ठीक है, तभी तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी are the parts of the endomembrane system. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये गोल्गी बॉडी का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, गोल्गी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? यही कहलाते हैं सिस्टर्नी। ओके, ये सभी क्या है? वेसिकल्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पैकेजिंग होती है। ठीक है, वेसिकल्स की पैकेजिंग होगी और फिर वेसिकल्स उनको लेकर के प्रॉपर डेस्टिनेशन तक लेकर के जाते हैं। गोल्गी बॉडी का दो फेस होता है। ठीक है, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। ठीक है, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे गोल्गी बॉडी के दो फेस होते हैं। एक वो फेस होता है जो, मान लीजिए ये मेरा सेल है, ठीक है, ये सेल में है मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस से निकला हुआ है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर दूर में है मेरा गोल्गी बॉडी। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रंट वाला जो पार्ट होगा गोल्गी बॉडी का, डेट इज सिस। ठीक है, जो सिस फेस होता है इसको कॉन्वेक्स फेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कॉन्वेक्स। ठीक है, सिस फेस को कॉन्वेक्स फेस भी बोला जाता है, जो कि टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि सिस फेस जो होता है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जबकि ट्रांस फेज जो होता है वो डिस्टल टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, वो किसकी तरफ होता है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। कौन? ट्रांस फेज। जबकि सिस फेज जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ फेस किए हुए होता है। ठीक है, तो सिस फेज वो है जहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिक्रेशंस को ये ट्रांजिशन वेसिकल्स के फॉर्म में लेता है, और ट्रांस फेज वो है जहां से आफ्टर मॉडिफिकेशन वेसिकल्स के अंदर सारे पैकेज्ड जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, वो सिक्रेट होते हैं, और वहां से वो फर्दर फिर जहां पर भी उनको जाना है, चाहे वो इंट्रासेलुलर हो चाहे वो इंटरसेलुलर हो, जहां पर भी उनको जाना है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस से देखिए अटैच्ड है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ वाला पोर्शन है जो कि सिस्टर्नी है, क्योंकि सिस्टर्नी ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट कवर करती है। ये है टेब्यूल्स, ठीक है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ पर अब्सेंट होते हैं क्या? राइबोसोम्स। ये ए ग्रेन्युलर पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जबकि ये ग्रेन्युलर पोर्शन है। ग्रेन्युलर क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ से जो भी सिक्रेशंस होंगे, देखिए ये सिक्रेशंस जो है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ से गोल्गी बॉडी में। तो जो पोर्शन टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कौन सा फेज कहलाएगा गोल्गी बॉडी का? ध्यान रखिए, ये कहलाएगा सिस फेज। ठीक है, जिसको कॉन्वेक्स फेज भी कहा जाता है, फॉर्मिंग फेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो भी आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स है वो प्रॉपर अपनी सिग्नल लेकर के निकलेगी, और ये जितने भी मॉडिफाइड प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ये सभी फिर वेसिकल्स के फॉर्म में। अब इन वेसिकल्स को मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी मैच्योर वेसिकल्स, या इनको बोला जाता है सिक्रेटरी वेसिकल्स।
क्योंकि ये अपने साथ सिक्रेशंस लेके आ रही है ना, सिक्रेटरी वेसिकल से, जबकि ये ट्रांजिशन वेसिकल से, ट्रांसफर वेसिकल से। ठीक है, अब यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर कोई चीज निकलना बाहर। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो भी सिक्रेशन है वो चले जाएंगी, या किसी सेल के अंदर ही अगर उस प्रोटीन की जरूरत है वो सेल के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। मैंने आपको बताया इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई डाउट है आपको मेरे लेक्चर से, या आपको सजेशन देना चाहते हैं, या आपको कुछ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरे लेक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है, कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम, नाउ कम टू द नेक्स्ट cell organelle, okay, that is lysosome. What is the function of lysosome? Lysosome is also a membrane bound organelle. ठीक है, देखिए लाइसोसोम के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि लाइसोसोम्स क्या करती हैं, डाइजेशन का काम करती है। डाइजेशन का काम क्यों करती है? क्योंकि इनमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हाइड्रोलेजेस हो सकते हैं, लाइपेजेस हो सकते हैं। ये सभी क्या करते हैं, अन जो वांटेड सेल्स होती हैं, या जो मैच्योर्ड सेल्स होती है, ओल्ड सेल्स होती है, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके। ये बहुत सारे शेप्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। ठीक है, तो लाइसोसोम इज अ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली कौन कौन होते हैं? विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स स्पेशली इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसको पूरी कंप्लीटली सेल को डिसॉल्व करना होता है, मान लीजिए कोई सेल ही अनयूजफुल हो चुकी है, जिसका कोई अब यूज नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेता है, अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, या डाइजेस्टिव यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल्स की डाइजेशन करता है, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, फॉरेन सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनलीज, जो भी पुराने हैं ऑर्गेनल्स हो चुके हैं, उन सभी को डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये हेल्प करता है, ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम्स ऑल्सो हेल्प्स in defense mechanism. It destroy the bacteria and virus. Okay, cell death can burst and digest the entire cell. यही मैंने आपको बताया कि पूरे entire cell को ही ये कभी कभी burst कर देता है, digest कर देता है when needed, जब जरूरत होती है। ऑटोलाइसिस इसको हम बोल रहे हैं। ऑटो मीन्स खुद के ही सेल को रप्चर कर देना, इट इज लाइसिस। ठीक है, दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन इसमें होती है। डबल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे, बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन्स द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव इन एसिडिक कंडीशंस। देखिए ये एंजाइम्स अपने आप को तभी फंक्शन कर पाते हैं जब इनको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में ही ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो एक्टिव होते हैं। तो कितना पीएच होता है यहाँ पर, याद रखिएगा, पीएच होता है 5। ठीक है, pH 5। एसिडिक इन्वायरमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है फॉर द एक्शन ऑफ दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ओके, ये लाइसोसोम है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म में भी इट आल्सो हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। ऑटोलाइसिस, ओल्ड ऑर्गेनेली को भी ये डाइजेस्ट करते हैं। इंटरसेलुलर डाइजेशन, जो भी अनयूजफुल सेल्स है ना, जिनका कोई काम नहीं है, उनको भी ये डाइजेस्ट करते हैं। बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ वेसिकल्स। देखिए वेसिकल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, वेसिकल्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड। वेसिकल्स भी इस तरीके से होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में सैक की तरह होते हैं, स्पाइरकल स्ट्रक्चर्स होते हैं।
अभी मैंने बताया कि वेसिकल्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये अपने अंदर ही कैरी करके ले जाते हैं प्रोटीन्स को, लिपिड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल्स. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इसके अलावा स्टोरेज का भी ये फंक्शन करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, वेस्ट. ठीक है, इन सबको स्टोरेज करते हैं, सिक्रेशन करते हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने एंडोमेट्रियल सिस्टम में देखा कि रिलीज करते हैं आउटसाइड द सेल. ठीक है, सिक्रेट करते हैं लिपिड्स को, प्रोटीन्स को. ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द वेसिकल्स. ओके, डाइजेस्टिव सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. सम वेसिकल्स फ्यूज, देखिए कुछ जो वेसिकल्स होते हैं वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, और फ्यूज होकर के ये क्या कर रहे हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में. तो वेसिकल्स जो है वो लाइसोसोम के साथ अटैच होकर डाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं. ठीक है, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं. सिक्रेटरी वेसिकल्स मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मैंने बताया. ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो होते हैं वो इनसाइड द सेल, जैसे एक सेल के ही अंदर इंट्रासेलुलर, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेल के ही अंदर किसी भी प्रोटीन या लिपिड की जरूरत है तो वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा. तो वहां पर जो वेसिकल्स होंगे विद इन सेल, एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोटीन को अगर वो पहुंचा रहे हैं तो ये वेसिकल्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहलाएंगे. बट अगर किसी प्रोटीन या किसी लिपिड या किसी एंजाइम की जरूरत किसी अनदर सेल में है, तो अगर एक सेल उसको सिंथेसाइज कर रही है उस प्रोटीन को और उसको दूसरे सेल में कहीं पर जाना है, तो वो जो वेसिकल्स लेकर के जाएंगी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इन वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं. ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो फूड वेसिकल्स भी होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को कैरी करके रखते हैं. ठीक है, ये स्मॉल डिलीवरी पैकेट्स आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये, जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स की डिलीवरी होती है. ये कंटेनर्स भी आप इनको बोल सकते हो, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है गुड्स को इनसाइड द सेल. ओके, ओके, ये वेसिकल का फंक्शन है. फूड वेसिकल है ये, लाइसोसोम के साथ भी फ्यूज होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको ध्यान रखना है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन व्हेन इट फ्यूजेस विथ लाइसोसोम. ओके, सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में भी ये काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के फॉर्म में भी देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये लेकर के जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं किसको, गोल्गी बॉडी को. और यहाँ पर गोल्गी बॉडी से लेकर के ये सारी चीजों को कहाँ सिक्रेट करेंगी, इन अनदर सेल. वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं. Vacuoles are also membrane bound organelle present in cells, especially prominent in plant cells. ठीक है, जब ये चीज हम तो 6-7 में पढ़ चुके हैं कि जो सेल होती है प्लांट सेल, वो एनिमल सेल से सबसे पहले इसी चीज में अलग होती है कि प्लांट सेल्स में प्लांट सेल्स में लार्ज में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, बिकॉज प्लांट सेल्स में बहुत स्टोरेज मटेरियल होता है, तो चीजों को स्टोर करके रखने के लिए, चाहे वो एक्सक्रीटरी मटेरियल हो, सेल सेप हो, वाटर हो, एक्सेस वाटर हो, सब चीज के लिए वैक्यूल की जरूरत ज्यादा होती है. इसीलिए प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज का प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स. ओके, तो एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो वैक्यूल होता है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेन, तो जो भी मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ प्रेजेंट है इसको हम एक टर्म बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो इसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट. ठीक है, तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट. सिंपल. ओके, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है. मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज. ठीक है, ये स्टोर करके रखती है वाटर, न्यूट्रिएंट्स को, सॉल्ट, पिगमेंट्स को, वेस्ट को. ठीक है, ये मेंटेन करती है टर्जर प्रेशर को और कीप द सेल फर्म एंड हेल्प्स टू मेंटेन शेप. शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है, टर्जर प्रेशर को मेंटेन करती है. ठीक है, इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल में भी इसका रोल है. ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल, इट आइसोलेट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस. इस तरीके से ये वेस्ट डिस्पोजल में भी रोल प्ले करती है. देखिए प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कभी कभी.
ठीक है। कभी कभी ये एनिमल सेल में जब एक्सेस वाटर होता है तो ये एक्सपेंड भी हो जाती है, एक्सेस वाटर होती है तो एक्सपेंड भी हो जाती है, जब वाटर रिमूव हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है। ठीक है। Now come to the next organelle, that is plastids. Okay, plastids are the membrane bound organelle found mainly in plant cells and some protists. ठीक है। प्लास्टिड्स देखिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट होता है हम सब जानते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को कैप्चर करने में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको यूजफुल हेल्पफुल बनाते हैं। ओके, जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं और ये फ्लावर्स को कलर्स देने में हेल्प करते हैं। जो भी फ्लावर्स हम देखते हैं पेटल्स का रंग बिरंगे कलर के जो होते हैं, ठीक है, वो सब किसके कारण होते हैं? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में जो कलर हमको देखने को मिलता है रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण पॉसिबल है। ल्यूकोप्लास्ट, याद रखिएगा, ल्यूको वर्ड जहां पर भी आ गया वहां पर कलरलेस चीज की बात हो रही है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिक होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? क्रोमोप्लास्ट तो कलर प्रोवाइड कर रहा है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन स्टोर द फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड द प्रोटीन्स। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। किसके स्टोरेज में? फूड्स लाइक द स्टार्च, ऑयल एंड द प्रोटीन्स के स्टोरेज में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट का मैंने बता ही दिया, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फंक्शंस अगर हम देखें तो फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोवाइडिंग कलर टू द प्लांट्स। ठीक है, प्लास्टिड्स कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द सेल। ठीक है, प्लास्टिड्स जो है वो चेंज भी हो सकते हैं नीड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, तो क्या अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए क्या प्लास्टिड्स चेंज हो सकते हैं वन टाइप टू अनदर, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरे फॉर्म में, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, कब? ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग के समय। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, इसमें से क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेन सेल ऑर्गेनली है, ग्रीन प्लास्टिड्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सेल क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन प्लास्टिड इसको कहा जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाएगा और कुछ एल्गी में भी ये पाया जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, डबल मेम्ब्रेन होता है, ध्यान रखना है आपको। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे सेल ऑर्गेनली है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा और ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है जहाँ पर फूड प्रिपेयर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फॉर द प्लांट, और रिलीज होती है। आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और क्या बनती है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन भी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं क्या? ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, डेट इज ग्लूकोज, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होता है। ओके, इसलिए लिखा हुआ है इट रिलीजेस द ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो, सॉरी, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही खुद के डीएनए, याद रखिएगा,
ओन डीएनए और राइबोसोम्स। यानी कि राइबोसोम्स जो है वो सेल में तो है ही, ठीक है, सेल में तो है ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है बाउंड फॉर्म में, बट इन द mitochondria, inner side of mitochondria and in the inner side of chloroplast, its own ribosomes are also present, इनके खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइबोसोम और सेल के बाहर के राइबोसोम में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है इनके सब यूनिट में, ठीक है। जो ओन राइबोसोम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं 70S राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं, ये असेंबल करते हैं टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। यानी कि कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का राइबोसोम होता है, तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक, दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है इनमें, ठीक है। एक सोलार पैनल की तरह काम करता है, आपको भी मैंने बताया कि सनलाइट कैप्चर कर पाता है, ठीक है। और खुद के डीएनए और राइबोसोम्स यहाँ पर होते हैं, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ये ग्लूकोज फॉर्म कर पाते हैं, और उसको प्लांट्स स्टोर किस फॉर्म में कर रहे हैं उस फूड को? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स जो है वो स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, देखिए इसका खुद का डीएनए है, ठीक है, ओन डीएनए है, ओन राइबोसोम्स यहाँ पर पे होंगे। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं थाइलोकॉइड, ठीक है। ये थाइलोकॉइड है, ठीक है। ये है स्ट्रोमा, ठीक है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। इनको बोला जाता है ग्रेना। जो ग्रेना वाला पोर्शन है यहीं पर होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जितने भी डार्क रिएक्शंस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो कहाँ होंगे? स्ट्रोमा वाले पोर्शन में होंगे, जो कि खाली स्पेस दिख रहा है, डेट इज स्ट्रोमा, ठीक है। और ये ग्रेना वाला पोर्शन है जो कि थाइलोकॉइड्स का बना हुआ है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगी तो इसको और डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे। ओके, पेरोक्सिसोम्स, देखिए पेरोक्सिसोम भी एक ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। इनका मेन रोल याद रखिएगा डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। किसको डिटॉक्सिफाई करते हैं? तो कुछ इसमें कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस शो करते हैं, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं, और फैटी एसिड्स को, ठीक है। तो मेन फंक्शन आपको याद रखना है, पेरोक्सिसोम का डिटॉक्सिफिकेशन करता है बाय ब्रेक डाउन द टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल एंड ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई ब्रेक डाउन करने का काम करता है, इस तरीके से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स को, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इट कन्वर्ट्स द फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। प्रोटेक्शन करता है सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से, ठीक है, डैमेज होने नहीं देता किसी भी प्रकार की, ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करता है, और डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करता है, ठीक है। इनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो पेरोक्सिसोम में एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं ये भी, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, वैसे ही पेरोक्सिसोम्स भी सेल्फ रेप्लिकेटिव होते हैं, एंड स्पेशली अबंडेंट इन लीवर एंड किडनी। देखिए सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत लीवर और किडनी को ही होती है, इसीलिए लीवर और किडनी में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पेरोक्सिसोम्स, क्योंकि यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। पेरोक्सिसोम्स एक्ट लाइक एज अ डिटॉक्स सेंटर और क्लीनिंग यूनिट ऑफ द सेल। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि विच ऑर्गेनली इज एक्ट लाइक अ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर और क्लीनिंग यूनिट ऑफ द सेल, तो आपको आंसर क्या लेना है? पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत कुछ मैंने अभी बता ही दिया जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे। देखिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसे ऑर्गेनेली है जो बहुत सारे फंक्शंस में फंक्शंस तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे चीजें इनमें सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही हम देखते हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ द सेल कहते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनली है। ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन हो रही है हमारी बॉडी में, यानी कि जो भी फूड हम इंटेक करते हैं, उस फूड को जब हम यूटिलाइज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाय द अब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को पॉसिबल कौन बना रहा है? इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में, जो कि रेस्पिरेशन को पॉसिबल बनाते हैं। और बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और इसी एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव ये होता है। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेनियन होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ और परमिएबल होता है, आपको ये चीज याद रखना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, परमिएबल होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्रिस्टी फॉर्म करता है, और ये एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होता है, लेस परमिएबल होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब यही जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है यही इस तरीके से फोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, और इसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। So the inner membrane is folded into structures called cristae. क्रिस्टी का क्या फंक्शन है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ठीक है, क्रिस्टी क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाती है फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसके अलावा इनमें खुद के डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स 70 टाइप के होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, अभी मैंने बताया, प्रोड्यूस होता है यहाँ पर एटीपी थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा ये सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, एपोप्टोसिस में भी रोल प्ले करता है ये। एपोप्टोसिस मतलब होती है सेल की डेथ जो होती है, उस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या है? ओन डीएनए जैसे क्लोरोप्लास्ट में होता, बता चुकी हूँ मैं, रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, एज क्लोरोप्लास्ट इंडिपेंडेंटली एंड सपोर्टिंग द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ओके, ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया से ही इनका इवोल्यूशन हुआ है। इसका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का, इसी को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के हमको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाइक सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर ओन सर्कुलर डीएनए, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये सभी इनको प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा प्रॉपर्टीज में प्रेजेंट होता है। तो ये है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं ये है इनर मेम्ब्रेन। ओके, यही इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर में फोल्ड हो जाती है, और ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। देखिए ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीप्लाज्मिक स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये जो अंदर का जो लिक्विड पोर्शन दिख रहा है दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में ही बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फर्दर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको फिर से हम देखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी है,
हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्टीमेटली ब्रेन, ठीक है। ब्रेन अगर नहीं होगा तो सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन ही है जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। इसी तरीके से एक सेल में सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है या कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके, सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। न्यूक्लियस में भी हम देखते हैं कि डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पर पाया जाता है, देखिए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम मेम्ब्रेन देखते हैं न्यूक्लियस का तो वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ये इस तरीके से होता है क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन है वो आपस में ही थोड़ी थोड़ी देर में फ्यूज हो जाता है, तो ये इस तरीके का जो कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ऐसे बीच बीच में हमको पोर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स देखा, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ सेमी फ्लूइड भरा हुआ होता है, इनको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, यही जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर क्या होगा? हमारा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिन जो होते हैं, जो डीएनए के बने होते हैं और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन किसका किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन्स का मिलकर के बना होता है, ठीक है। और यही क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय में कंडेंस हो जाता है। ड्यूरिंग मेटाफेज हमको बहुत क्लियर क्रोमोसोम देखने को मिलता है क्योंकि बहुत अच्छे से कंडेंस हो चुका होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये जो मैंने छोटा सा बनाया बीच में, न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा और न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है। ये किसके सिंथेसिस करता है? न्यूक्लियोलस, याद रखिएगा, इट इज हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटी, सबसे पहले तो कंट्रोल एक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है। कंट्रोल करते हैं पूरे फंक्शंस को ये, ठीक है। रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, ठीक है, डिफरेंशिएशन को। इसके अलावा इनमें जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज होता है, मैंने बताया डीएनए इसी में प्रेजेंट होता है। स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इट ऑल कंटेन्स डीएनए, ठीक है, विच कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस को भी रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय रेगुलेटिंग द एमआरएनए प्रोडक्शन, एमआरएनए प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और इसके थ्रू ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीजन के समय इंश्योर करता है प्रॉपर रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। राइबोसोम के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोम। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड किसके लिए है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए को कौन प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियोलस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया है, ठीक है, बट फिर भी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस है, सेंटर में यहाँ पर आपको न्यूक्लियोलस दिखेगा, यहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियर पोर हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया जो कि डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। और यहीं से आपका निकला हुआ होता है इस तरीके से क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कहीं दूर पर आपको गोल्गी बॉडी देखने को मिलता है, वेसिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो एनिमल सेल्स होते हैं, जनरली जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेयर जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो 90% जो स्पेस है प्लांट सेल में वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस हमको टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा साइड में दिखाई देता है, जबकि एनिमल सेल में हम देखते हैं कि सेंटर में ही हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनली इस राइबोसोम्स में आपको बता चुकी हूँ अभी राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। राइबोसोम्स जो थे वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, याद रखिएगा, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा कह दिया जाता है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम और सेंट्रोसोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, जबकि राइबोसोम प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अभी हम देखकर क्या है, आरएनए से बना होता है, और आरएनए कौन सिंथेसाइज करता है, न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करती है। ठीक है, तो आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है कौन, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है। ठीक है, दिस सब यूनिट्स जॉइन टुगेदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस के समय जब तक ये दोनों सब यूनिट्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में आकर के अटैच्ड नहीं होते हैं, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस जो है वो आगे कैरी आउट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ओके, तो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है ये डिवाइडेड होता है किसमें, 50 और 30 में। ठीक है, जिसमें से 50 लार्जर है और 30 स्मॉलेस्ट है। और 80S जो राइबोसोम है ये डिवाइडेड होता है 60S और 40S राइबोसोम में। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, जो कि डिवाइडेड होता है 50 और 30 में, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है वो 80S टाइप का होता है, जिसमें जो कि डिवाइडेड होता है 60 और 40S में। ठीक है, अभी मैं बता चुकी हूँ, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, सो 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया क्योंकि बैक्टीरिया किससे रिसेंबल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट्स वाई यहाँ पर भी पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। क्या, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम 50 और 30 में डिवाइडेड होता है, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, 80S राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जिसमें से 60 और 40 में डिवाइडेड होता है। 60 लार्जर सब यूनिट होता है, जबकि 40 स्मॉलर सब यूनिट होता है। फंक्शंस क्या है, देखिए, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो देखिए, कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं सेल्स में, इनको हम फ्री राइबोसोम्स बोल देते हैं। कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इनको हम बाउंड राइबोसोम्स बोल देते हैं, अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। दो स्टेप में होती है प्रोटीन सिंथेसिस, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को ही प्रोटीन फॉर्मेशन बोल रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, राइबोसोम्स जो है तो है वो राइबोसोम्स जो होते हैं वो जेनेटिक कोड को रीड करते हैं और एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, या प्रोटीन फॉर्मेशन में इस एमआरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। ठीक है, तो दोनों में हेल्प कर रहा है कौन, राइबोसोम। विदाउट राइबोसोम इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लोकेशन अगर हम देखें तो फ्री फॉर्म में भी होते हैं, बाउंड फॉर्म में भी होते हैं। फ्री फॉर्म में सेल में फ्रीली ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं, और एक हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो फ्री और बाउंड दोनों ही फॉर्म में हमको राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, इस तरीके से कुछ दिखता है राइबोसोम। ठीक है, ये देखिए, ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, इस तरीके से एमआरएनए को ये रीड कर रहा है। ठीक है, और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यहाँ से अमाइनो एसिड्स आकर के अटैच होते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं, बट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों सब यूनिट्स आपस में आकर के अटैच होते हैं और सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। नाउ ये कुछ सेल ऑर्गेनली है, इनकी डिस्कवरी है। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिस्कवरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है वो मैं कुछ कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कि राइबोसोम की डिस्कवरी जो वो पैलाडे ने की थी, जॉर्ज एमिल पैलाडे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गोल्गी एपरेटस
की डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी 1898 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डुजार्डिन जो है इन्होंने वैक्यूल की खोज की थी इन 1841, ओके। और ये तीन तो आपको याद रखना ही है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी 1839 में, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज व्हाट, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमको यही समझ में आया कि एक सेल जो होता है वो खुद में कैपेबल है पूरे एक लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। जो सेल होता है ये बहुत सारे साइज में, बहुत सारे शेप्स में होता है। अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो ये कोकस भी होता है, विब्रियो भी होता है, रॉड शेप्ड होता है ना। और स्मॉलेस्ट जो सेल अभी तक नोन है डेट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एक बैक्टीरिया है एक टाइप का जो कि विदाउट सेल वॉल होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। जबकि लार्जेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो है ऑस्ट्रिच एग, ओके। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा जो कि 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट में ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट सेल है। और लॉन्गेस्ट सेल जब आपको पूछा जाए तो आपको आंसर लेना है क्या, नर्व सेल। ओके, सो थैंक यू मेरे लेक्चर को वॉच करने के लिए। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी कमी लगती है, अगर लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे लेक्चर में, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हो सकते हैं अभी बच गए हों, ठीक है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, साइटोस्केलेटन है, तो उसको मैंने अपने एमसीक्यू में इंक्लूड किया है। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आने वाली वो एमसीक्यू का लेकर के आऊँगी। अगर आप उसको अटेंड करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर, ठीक है। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेकर के आने वाली हूँ। ये एमसीक्यू मैंने 2-3 बुक्स से बनाया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे मैं बहुत जल्दी दूसरा लेक्चर लेकर के आऊँगी आपके लिए। तक के लिए बाय बाय।